हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है किरण। वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बना कैसे। साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया में जो भारत का संविधान था वो भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बना था। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। इंडिया में इतने सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई आसान काम नहीं था। एट द टाइम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया वो अमेजिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ द सिटीजन्स। इस टाइम में जो इंडिया के लोग थे वह गुलामी के स्टेटस से उभर कर सिटीज़न की तरफ बढ़ रहे थे। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑफ द बेसिक ऑफ रिलीजियस differences. This was a dramatic experience for the people of India and Pakistan. ये जो डिवीज़न हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, वह रिलीजियस के बेसिस पे हो रहा था। ठीक है, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इस विभाजन में दोनों तरफ से, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की तरफ से 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, ये एक अलग ही प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैज़ लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रोविंसेस स्टेट ऑफ डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। और ब्रिटिश ने ऐसा कहा स्टेट्स को, राज्य को, कि जिसको पाकिस्तान में मिलना है वह पाकिस्तान में मिल सकता है और जिसको हिंदुस्तान में मिलना है जाके वह हिंदुस्तान में मिल सकता है, और जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है वह इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा। ठीक है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिडंट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जिस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस टाइम पे भारत का जो फ्यूचर था वो इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था जैसे कि इस टाइम है। उस टाइम पे जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनको भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी अबाउट हमारे फ्यूचर को लेकर। द पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्पाइट ऑल these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. Unlike South Africa, they didn't have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of these concessions had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country, has to transform our society politics. There was sharp difference of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic idea had come to be accepted by almost everyone. चाहे हमारे भारत का संविधान बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बना हो, पर साउथ अफ्रीका की तरह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। संविधान को बनाने में जो कुछ बुनियादी बातें होती हैं उन बातों पर सहमति आज़ादी के संघर्ष के दौरान ही हो चुका था। नेक्स्ट है, एज फार बैक एज इन 1928 Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should be look like. Both of these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom, equality, and to protecting the right of minorities in the constitution of independent India. Thus, some basic values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on Constitution. 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा की गई थी कि आज़ादी के बाद का जो भारत होगा वो कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल जो सिद्धांत थे, अधिकार थे, उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। इसी प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठकों में कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। Next है, the familiar with the political institution of colonial rules also helped develop an agreement over the institution design. The British rule had given voting rights only to the few
on the basis of British has introduced very weak legislatures. Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministry of all over India were these were not fully democratic government, but the experience gained by Indian in the working of legislative institutions provide to be a very useful for the country setting up in its institution and working in them. That is why the Indian Constitution adopt many institution detail produced from colonial laws like Government of India Act 1935. जो ब्रिटिश जो रूल कर रहे थे उन्होंने जो हमारा इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन किया हुआ था उसके बारे में तो सभी जानते ही थे, ठीक है। तो उन ब्रिटिश ने क्या किया था कि वहाँ पर बहुत कम लोगों को वोट करने की आज़ादी दी हुई थी। 1937 में जब वोट हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्ट्री ऑफ ऑल ओवर उसके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा वीक थे। क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। बट जो हमारी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने इन सारी एक्सपीरियंस को देखा, ठीक है, इससे काफ़ी हेल्प ली। और ये जो 1935 ये एक्ट है, ये हमारी बुक का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। ईयर ऑफ थिंकिंग एंड लिबरेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनदर बेनिफिट. Our leaders gain confidence to learn from other countries, but on our own terms. Many of our leaders were inspired by the idea of French Revolution, the practice of the parliament democracy in British, and the Bill of Rights in USA. The socialist revolution in Russia inspired by many Indians to think the shaping of a system based on social and economic equality. Yet they were not simply imitating what other had done. At each step they were questioning whether these things suited our country. All these factors contribute of making of the our constitution. काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो था वो तैयार हुआ और हमारे लीडर्स जो थे इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। क्योंकि जो लीडर्स इसमें काम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, वही उन्हीं लीडर्स ने देश को आज़ाद करने में भी काफ़ी हेल्प की थी। हमारे इंडिया ने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूल्स उठाए थे, ठीक है, उससे प्रेरित किया था, और बिल ऑफ राइट्स यूएसए से, और सोशल रेवोल्यूशन जो था वो रशियन से थे। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत जो चाहता था कि हम इन सब को एक करके अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। लेकिन इससे पहले इन सारी बातों को देखने के बाद हम आपस में विचार विमर्श भी करते थे कि यह चीज़ इंडिया में सुटेबल होगी या नहीं। The Constituent Assembly, who were the makers of the Indian Constitution. You will find here very brief sketch on some of the leaders who played an important role in the making of Constitution. The drafting of document called the Constitution were done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Election of the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly were also divided into the Constituent Assembly of the India and that of Pakistan. The Constituent Assembly wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it comes into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. संविधान को बनाने वाले आखिर थे कौन? तो ये हमें कैसे पता लगेगा? यहाँ कुछ स्केच दिए हुए हैं ब्रीफ से नोटिस, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ड्राफ्टिंग आउट डॉक्यूमेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट थे उसको जो तैयार कर रहे थे उसको क्या कहते थे? उसे हम कहते थे संविधान सभा। संविधान सभा की जो इलेक्शन थी वो 1947 में हुई थी और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो भी 1947 दिसंबर में हुई थी, ठीक है। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि हमारा जो देश था वो दो भागों में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में। जैसे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी संविधान सभा, उसी तरह से पाकिस्तान की भी थी। और हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर को
बना था, पर इसके इफ़ेक्ट जो स्टार्ट हुए थे वो 1950 जनवरी से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे हर साल मनाते हैं। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन made by this assembly more than 6 decades ago? We have already noticed the reason above. The constitution doesn't reflect the view of its member alone. It expresses a bond consensus of its time. Many countries of the world had to rewrite their constitution afresh because basic rules were not acceptable to all major social groups or political party. In some other countries, the constitution exists as a more piece of paper. No one actually follow it. The experience of constitution is different. Over the last half of century, several groups have questioned some previous of the constitution, but no longer social group or political party has ever questioned the legitimacy of constitution itself. This is an unusual achievement of any constitution. Why should we accept the constitution made by this assembly? हम लोगों ने 50 साल पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले बने हुए इस असेंबली के द्वारा जो बनाया कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम क्यों मान रहे थे, ठीक है, इसके बारे में हम काफ़ी पहले भी बात कर चुके हैं। पर संविधान सिर्फ डजंट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर। संविधान में किसी भी मेंबर की अपने विचार नहीं होते, ठीक है। इट एक्सप्रेस बोथ कॉन्सेप्ट, ये सभी के विचारों का एक संग्रह था। बहुत सी कंट्रियां हैं जहां पर जो संविधान है वो दोबारा लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। और क्या हुआ कि कई देशों में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वहाँ सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह गया है, वो उस पर कोई एक्चुअली कोई फॉलो उसको करता नहीं है। इंडिया में क्या हुआ कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सभी से डिफरेंट था। हर ग्रुप ने, हर मतलब जो भी सोशल ग्रुप्स थे, ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हर मुद्दे पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठाए कि ये सही, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ठीक है। पर किसी ने भी लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन नहीं उठाया। लेजिटिमेटी होता है मतलब किसी संविधान को गलत प्रूफ करना, ठीक है, उस पर ऐसा कुछ नहीं किया। और अभी तक की हमारे इंडिया की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। The second reason for accepting the constitution is that the Constituent Assembly represented of the people of India. There were no universal adult franchise at that time, so the Constituent Assembly couldn't have been chosen directly by all the peoples of India. It was elected mainly by the members of existing provincial legislature that we mentioned above. इसको एक्सेप्ट करने का एक ये भी कारण था कि इसको इंडिया के किसी भी पीपल ने, ठीक है, ऐसे ही नहीं कि बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले वो लोग थे जिनको हमने 1946 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के रूप में चुनाव किया था जिनका, ठीक है। दे एंश्योर अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ कंट्री। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस असेंबली का ये जो नाम पड़ा, ठीक है, द असेंबली वॉज, ठीक है, द पार्टी दैट the lead Indian freedom struggle, but the Congress itself introduced a variety of political group and opinion. The assembly had many members who didn't have agree with the Congress. Assembly में ऐसे बहुत से लोग थे जो कि कांग्रेस से एग्री नहीं थे। In social terms too, the assembly रिप्रेजेंटेटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि असेंबली में क्या थे, कुछ लोग, बहुत सारे लोग थे जो डिफरेंट कास्ट से आते थे, डिफरेंट रिलीजन से आते थे, उनका काम कुछ और था। तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत डिससिमिलरिटीज़ होंगी। even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchises, its composition would not have been very difficult. Finally, the manner in which the Constituent Assembly work gives sanctity to the Constitution. जो संविधान सभा का जो काम करने का तरीका था वह संविधान को एक पवित्रता प्रदान करता है। देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक ओपन कंसेशन मैनर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बहुत ओपन मैनर और सिस्टमैटिक काम कर रहा था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल व डिसाइड आई एग्री अपॉन देम। पहले कुछ मूल्य जो सिद्धांत थे उनके ऊपर डिस्कशन की गई एंड देन उस पर एग्री हुआ। और उसके बाद जो डॉक्टर अंबेडकर था जो कि संविधान के मूल
मतलब लीडर ही मान सकते हैं हम। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक सभा बुलाई, ठीक है। सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिसीजन लुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी छोटी छोटी बातें थी उनके ऊपर बहुत सारे राउंड्स में काफ़ी डिस्कशन हुई, क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है, छोटे छोटे मुद्दों पे। मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसीडर्ड। और इस बातचीत के बाद कम से कम 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुए। द मेंबर लेबरेट फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। ये जो बहस थी वह 114 दिनों तक चली। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में छोटी छोटी बातों पर भी बहस की गई, ठीक है, और उसे रिकॉर्ड किया गया। दिस वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। और इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट। व्हेन प्रिंटिंग दीज डिबेट्स आर 12 bulky volume, this debate provide the rationale behind the provision of constitution. These are used to interpret the making of constitution. इन्हीं सब चीज़ों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी हेल्प की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो मूल्य, जो बुनियादी जो उसके मूल्य थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द डिफरेंट बेसिस। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम विस्तार से बातें करेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। अब हम जानेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह आखिर में है क्या, इसके पीछे क्या मेन मैटर है, ठीक है। वट कैन डू दिस 2 ways। हम ये 2 तरीक़ों से जान सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम कैसे जान सकते हैं, एक तो हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनके क्या विचार हैं, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट ओन फिलॉसफी। पर ये जानना भी, ये पढ़ना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने बारे में क्या कहता है, उसमें क्या क्या लिखा है। दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गोज़। लेट अस टर्न ऑन दिस वन बाय वन। हम इन टॉपिक्स पे वन बाय वन करके बात करेंगे। द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस। क्या इसके सपने थे, क्या इसके वादे थे। सम ऑफ यू मैनी हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ मेक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी। हमने ये जो साइड में ये जो स्केचेस बने हैं इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए आप इनको एक बारी रीड जरूर कर लेना, ठीक है। ये जो स्केचेस हैं इनको अगर जब हम ध्यान से देखें तो इनमें हमारे जो महात्मा गांधी है उनके बारे में नहीं लिखा। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। येट देयर वॉज मैनी मेंबर्स हु फॉलोड दिस विजन। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इस विज़न को ज़रूर फॉलो किया, बट वह इसके मेंबर नहीं थे। ईयर्स अगो राइटिंग in this magazine Youth India in 1931 he had spelled out what he wanted the constitution to do। उन्होंने अपनी एक मैगजीन में 1931 में लिखा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहते हैं, ठीक है। द ड्रीम ऑफ एन इंडिया that has eliminating inequality was shared by the Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequality could be removed. He often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision in this concluding speech to Constitution Assembly. He stated his anxiety very clearly। ये जो ड्रीम था इनइक्वालिटी को हटाने का, तो ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा था, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। या डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, और उनकी इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में उनकी कुछ अलग ही सोच थी। वह महात्मा गांधी के जो विज़न है उस पर मतलब उससे संतुष्ट नहीं थे, उसकी आलोचना उन्होंने की थी। और इसके बारे में वह बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं कि उन्हें क्या चिंता थी इनइक्वालिटी को लेकर। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हीज फेमस स्पीच। ये जो है इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि इनकी क्या एंजाइटीज़ थी। फाइनली लेट अस turn to Jawaharlal Nehru give us famous speech to the Constitution Assembly at stroke of midnight 15 अगस्त 1947। 1947 15 अगस्त के मिडनाइट में जब महात्मा गांधी ने जो अपनी स्पीच दी थी उसके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा और ज़्यादा कुछ। नेक्स्ट है
Philosophy of the Constitution, value that inspired and guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it, formed the foundation of Indian democracy. लोकतंत्र को बनाने में जो उस टाइम पे जो भी दिशा निर्देश दिए गए या फिर जो भी जांच परख की गई, वो सारी चीज़ें लोकतंत्र को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रही. दीज वैल्यू आर एम्बेडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यही सारी चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की गई. They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution began with a short statement of its basic value. This is called preamble to the Constitution. Let us read the preamble of our Constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. अब हम preamble पढ़ेंगे Constitution के, उसके एक एक वर्ड को केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे. The preamble of the Constitution would read like a poem on democracy. जो हमारा प्रियम्बल है वो लोकतंत्र पर किसी पोएम जैसा लगता है कि लाइक हम पोएम पढ़ रहे हैं. इट कंटेन द फिलॉसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन बिल्ड. इससे यह पता लगता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया है. इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड. इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को किसी भी मुद्दे पर एग्जामिन करने के लिए या लॉ बनाने के लिए यह आसान हो जाता है कि वह लॉ सही है या गलत. इट इज़ द लॉ सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें आत्मा बसती है. नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलॉसफी. एज वी noted above, constitution is mainly about embodying these value into institutional arrangement. कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी वैल्यूज़ को नहीं दर्शाता. ठीक है, ये क्या है कि वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही इसे अरेंज किया गया है. मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट. बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अरेंजमेंट बोला जाता है. इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल डॉक्यूमेंट. ये बहुत बड़ा और बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है, विस्तारित. देयरफॉर इट नीड टू अमेंडेड क्विट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड. इसीलिए टाइम टू टाइम इसे अपडेट करना बहुत ज़रूरी है. दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल एस्पिरेशन एंड चेंज इन द सोसाइटी. जब कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट किया गया, बनाया गया, तो लोगों की विचारों को, ठीक है, सोसाइटी कैसे चेंज होगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया. दे डिडंट सी इट एज अ स्टैटिक एंड अल्टरनेटिव लॉ. उन्होंने उसे ऐसा नहीं बनाया कि इसे कभी चेंज ही नहीं किया जा सकता. सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंज फॉर टाइम टू टाइम. इसलिए उन्होंने संविधान को चेंज करने का एक प्रोविज़न रखा थोड़े थोड़े टाइम बाद. ठीक है, दीज चेंज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. इन्हीं चेंजेस को क्या कहते हैं? संविधानिक संशोधन. ठीक है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट इज़ अ वेरी लीगल डॉक्यूमेंट. जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट है, ये बहुत लीगल डॉक्यूमेंट है. इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप इसे पहली बार पढ़ते हैं, इट कैन बी क्विट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. इससे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा. येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. बट इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है अंडरस्टैंड करने में. लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्नमेंट द country. It define who will have how much power to take which डिसीज़न. इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि किस व्यक्ति को कितनी पावर है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिसीजन लेने के लिए. एट एन इम्पल्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड. गवर्नमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि उन्हें कितनी हदों में रह के अपना काम करना है. ठीक है, सिटीजन से के हित में. द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स इन दिस बुक आर अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आगे जो हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे वो इन्हीं पर डिपेंडेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वर्क कैसे करता है. वी शैल लुक एट सम की इंस्टीट्यूशन प्रोविज़न इन ईच चैप्टर. हम हर एक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र हमारा काम कैसे करता है. बट दिस टेक्स्ट बुक विल नेवर नॉट कवर all the silent feature of the institutional design in the constitution, Indian constitution. but इसी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, ये सारे
पोर्शन को नहीं कवर कर रहा है, सम अदर एस्पेक्ट विल कवर इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर। इसके जो कुछ अदर फीचर्स हैं, कुछ अदर फैक्टर्स हैं, कुछ नई बातें होंगी जो हमें अगले साल पढ़ने को मिलेंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मेरा इस तरीके से पढ़ाने का, लाइन टू लाइन पढ़ने का, ठीक है, उसको रीड करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आपको पढ़ना भी अच्छे से आ जाए और उसकी समझ भी आपको हो जाए। जैसे जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं, अगर मैं ऐसे ही आपको समझा दूँ, डायरेक्ट हिंदी आपको समझा दूँ समरी लाइक, तो उसमें आपको पर्टिकुलर जो मीनिंग होती है वो नहीं पता लगेगी, ठीक है। सो ये तरीका आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।